हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 में जो पहला चैप्टर है साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका अध्ययन करेंगे। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? ये यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं एक एक लाइन और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम याद करने का प्रयास करेंगे लगे हाथ, ताकि प्रीलिम्स के प्रश्नों को आराम से हल किया जा सके। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। मैं जानता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है? देखो, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं उत्पादक। ठीक। और ये पोषण स्तर में पहले स्तर पर आते हैं पेड़ पौधे, जो उत्पादक होते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ठीक है। हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तीन बातें। विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियों के बारे में पहले थोड़ा सा इसमें इतिहास बता रहा है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ 10,000 ईसा पूर्व में। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। ये इंपॉर्टेंट है। खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। धान, ध्यान रहे, खरीफ में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में, जून से सितंबर महीने में। खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब है रबी की फसलें। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। देखो,
प्रश्न पूछा कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो आंसर क्या है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। जैसे यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं कृषि पद्धतियाँ? ये 7 हैं कृषि पद्धतियाँ। मिट्टी तैयार करना, प्रीलिम्स में से पूछ लेगा कि कृषि पद्धतियों में कौन से शामिल नहीं है, तो कौन कौन से हैं कृषि पद्धतियाँ उसको देखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। एक लाइन से मिट्टी पहले जुताई किए, बुआई, खाद पानी डाले, सिंचाई किए, खरपतवार उसको निकाले, उससे सुरक्षा किए, फिर फसल की कटाई की, लास्ट में भंडारण किए। ये सारे आते हैं कृषि पद्धतियों में। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग बुआई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। यह कुदाली, ये छड़ है, ये जोत के लिए है, हैंडल, पकड़ और मुड़ी प्लेट अच्छी कुदाली है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों
श्रम एवं समय। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट बाद पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई से इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अच्छा जी, यह सीड ड्रिल मशीन। ठीक है। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों की अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद जो है वो जैविक होता है और जो उर्वरक है रासायनिक होता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। याद रखें, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग मान लो आज प्रीलिम्स में कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे संबंधित है? तो वर्मी कंपोस्टिंग संबंधित है देसी खाद, केंचुए द्वारा खाद बनाए जाने से संबंधित। वर्मी कल्चर आता है तो केंचुआ पालन है वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो केंचुए द्वारा खाद को बनाना वर्मी कंपोस्टिंग है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए।
3 गिलास लीजिए, पात्र ए बी सी निशान लगाइए। ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। बी के समान पात्र में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। सी में कुछ मिट्टी दीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि की बेहतर स्थिति, किस गिलास के पौधों में? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ। और खाद क्या था? कार्बनिक या जैविक पदार्थ। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके माने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके, ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है। एक साल यूपी पीसीएस में आया था कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या क्या उसका प्रभाव पड़ा है। तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों पर प्रभाव पड़ा है। वही यहाँ बता रहा है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई नहीं, मृदा प्रदूषण हुआ है। जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी का उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, खाद के उपयोग से, जैविक खाद जो है उसके उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, तो पहला है कि जैविक खाद डालें, दूसरा है 2 फसलों के बीच में थोड़ा गैप दे दें, तीसरा है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूं दूसरे ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार, ये आया था पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, फलीदार पौधे माने लेगुमिनस जो प्लांट हैं, जो दाल वाली पौधे हैं, जैसे अरहर, मटर, चना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एकदम सेम यही प्रश्न आया था यूपीपीएसएस में, कि जो फलीदार पौधे हैं, जो लेगुमिनस प्लांट हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं, जो जड़ों में गांठ होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और ये नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट एक यौगिक है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है, नाइट्रेट यौगिक, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। अब उर्वरक और खाद में अंतर यहाँ बताया गया। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। एनपीके, उर्वरक में एनपीके प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक
तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, ये अंतर है। खाद के लाभ क्या हैं, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है प्रश्न। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, कारण इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो जैविक खाद है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, सही बात है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर, ये जल के स्रोत हैं। सिंचाई के स्रोत क्या है? कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो यूपी में। भारत में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? यूपी में। पीसीएस में आता है सर, यूपी का। मोट, एग्जाम में सिंपल से पूछे मोट क्या है? मोट तो ये सिंचाई की एक प्रणाली है। मोट क्या है? सिंचाई की एक प्रणाली है। तो मोट अगर आ जाए तो क्या है? वो सिंचाई प्रणाली है। चेन पंप, ये भी सिंचाई प्रणाली है। ढेकली आ जाए एग्जाम में सिंपल सर, ढेकली क्या है? तो ये भी सिंचाई की एक प्राचीन प्रणाली है। और रहट, ये तो एक बार आया भी था। रहट जो है ये यूपीएससी मैथ है। रहट क्या है? रहट भी एक सिंचाई प्रणाली है। ये फारसी प्रणाली है जो चक्र के आधार पर काम करती है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। ठीक है। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में होता है। स्प्रिंकलर क्या है? फुहारा विधि है। और ड्रिप क्या है? सीधे जड़ में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा खेत में फसल के कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को कहते हैं खरपतवार।
खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आगे जो आएगा ना, ये सब क्या है? खरपतवार नाशी है। क्या खरपतवार नाशी है? 2,4-D, ये क्या है? खरपतवार नाशी। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से भी छिड़का जा सकता है। ये कर रहे हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, पड़ता है। खरपतवार की वृद्धि के लिए समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर क्या है? फसल काटने वाली मशीन। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे कहते हैं थ्रेशिंग। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कंबाइन माने दोनों को मिला करके। हार्वेस्टर काट देगा और थ्रेशर जो है अलग कर देगा भूसा दाना को, जिसे कहते हैं कंबाइन, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक यानी कि विनोइंग करके अलग करते हैं। विनोइंग माने फटकना, ओसाना करके अलग करते हैं। ठीक बात है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। विनोइंग, फटक वाली मशीन, ये ओसाने वाली मशीन है। कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती हैं। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व हैं: पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। ठीक। पीसीएस में सिंपल पूछेगा, कटाई ऋतु के साथ निम्नलिखित में से कौन सी पर्व मनाया जाता है या कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता है? तो पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू, ये सारे जो पर्व हैं वो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दोनों को धूप में सुखाना आवश्यक है।
जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र यानी बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। साइलो सिंबल्स आएगा पीछे उसमें। साइलो क्या है? तो साइलो माने बीज या दाने का या फसल का भंडारण करने का एक विधि है, जिससे उनको आ गया पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। कुछ और बातें बता रहे उसमें, उसको पढ़ेंगे अभी। चलो पढ़ते हैं। यहाँ देखें, अनाज भंडारण हेतु साइलो, ये देखिए साइलो है। तो साइलो किससे संबंधित है? तो अनाज भंडारण से संबंधित है। साइलो किससे संबंधित है? अनाज भंडारण से संबंधित है। ठीक है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। ठीक, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के लिए विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे कहते हैं पशुपालन। कहते हैं पशुपालन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पीसीएस में पूछा है, इसमें कई बार पूछा है प्रश्न। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से क्या मिलता है? कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, फिर से, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। ठीक बात। हमें मछली से कॉड लीवर ऑयल प्राप्त होता है, जो विटामिन डी अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। हमें मछली से कॉड लीवर ऑयल प्राप्त होता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। हमने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हमें दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई तक बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, जिसे कार्बनिक खाद उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। इरिगेशन, जो अनेक विधियां हैं, जैसे मोट, रहट, पंपसेट, नलकूप, कुआं, झील, तालाब, नदियां, नहर। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिसे कहते हैं खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथ में मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और कोई मशीन जो काट भी रही है और थ्रेसिंग वाला भी काम कर रही है, उसे कहते हैं कंबाइन। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। किससे? सूक्ष्म पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। उचित शब्द छांटिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी की तैयारी करते हैं। मिट्टी की तैयारी होती है।
क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व जल फसल पोषक जल और पोषक, हाँ मिट्टी से क्या मिलेगा हमको, जल मिलेगा और पोषक मिलेगा। ठीक है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए और मिट्टी से दो चीज चाहिए, जल और पोषक। अब यहाँ मिलान कर लिया। खरीफ फसल में क्या आएगा, धान, मक्का, कपास, है ना, ज्वार, बाजरा। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, अलसी, सरसों। रासायनिक उर्वरक में क्या आएगा, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, है ना, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कार्बनिक खाद क्या है, जैसे पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। खरीफ फसल उदाहरण इसका क्या है, कपास, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें। रबी की फसल में क्या होगा, गेहूँ, चना, सरसों, अलसी, ये सब चीज़ जो है इसमें आ जाएंगे। चलो पूरा हो गया है, ठीक है, चलो नमस्कार, जय हिंद।